अब बात करते हैं आगरा से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सपा नेत्री जूही प्रकाश और उनके पति के बीच चल रहे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। हाल ही में सपा नेत्री जूही प्रकाश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब उनके पति का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने जूही प्रकाश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने खुद को प्रताड़ित किए जाने पर दावा किया और सपा नेत्री पर मानसिक एवं शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। बता दें कि सपा नेत्री और उनके पति के बीच लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। इन विवादों के बीच ये मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बन गया है। दोनों के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और ये मामला सियासी गलियारों में भी सुर्खियां बटोर रहा है। आगरा से रवि सिंघल की रिपोर्ट। आप लोगों ने देखा था कि काफी टाइम से मैंने अपना फेसबुक और सोशल मीडिया बंद करके रखा था, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज पब्लिक नहीं करना चाहता था। और मेरे पास बहुत सारे सबूत, बहुत सारी चीजें थी। मुझे इस पुलिस प्रशासन पर और सरकार पर और सिस्टम पर पूरा भरोसा है और पूरा भरोसा था भी। इसलिए मैंने इस चीज को या लाइव आके या फिर ये उल्टी सीधी चीजें सोशल मीडिया पर डालना या इस तरीके से करना उचित कभी नहीं समझा। और कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त में ब्रीफली अपनी बात में आप सब लोगों तक पहुंचा पाऊं, क्योंकि अब ये बहुत जरूरी हो गया है। मैंने एक लड़की की मॉडेस्टी समझी, ठीक है, एक महिला की मॉडेस्टी क्या होती है, समाज में उठना बैठना, ऐसी ऐसी चीजें मुझे पता चली, लेकिन कुछ भी मैंने आप लोगों से डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन अब जब सारी चीज मामला ठंडा पड़ गया था, सब कुछ पुलिस और कानून के हाथ में चला गया, कोर्ट के हाथ में चला जा रहा है, तब उसके बाद स्टिल लाइव कर करके मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और मेरे परिवार को बिना बात के लिए घसीटा जा रहा है। उसमें उनका कोई रोल नहीं है। 17 सितंबर को जो मेरे साथ में जो घटना हुई थी, आप सब लोग उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मेरे पे जान से मारने का हमला हुआ, मेरे चोट आई, हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ, 27 टाके मेरे लगे, उसके अलावा 3 कट मेरे और हैं वहां पर, सर में मेरे चोट लगी, ठीक है। एफआईआर हुई, उसमें कोई अरेस्टिंग नहीं हुई इनकी। उसके बाद आप लोगों को एक झूठी मनगढ़ंत कहानी बना के सुनाई गई। उस कहानी इतनी लचर कहानी थी, इतनी बकवास कि उस पर कोई भी लॉजिकल आदमी विश्वास नहीं करेगा। एक बात बताइए आप लोग कि कोई पत्नी धर्म की बात करती है, कोई महिला, कोई लड़की, और वो उसने ये कहानी बनाई कि मैं अपने आप चोट खा के गिर गया। चलो ठीक है, मान लिया कि मैं अपने आप चोट खा के गिर गया, तो मुझे हॉस्पिटल देखने क्यों नहीं आई? मुझसे शादी करी थी, लव मैरिज कर रही हो तुम, हॉस्पिटल देखने क्यों नहीं आई? तुम्हारे परिवार का कोई भी क्यों नहीं आया हॉस्पिटल देखने? मैं 8-10 दिन में जल्दी छुट्टी लेके बाहर आया, मैं किसी कारणवश, मैं वो भी बताऊंगा अभी। मैं 8 दिन हॉस्पिटल में रहा, कोई भी इनके परिवार का, इनकी तरफ से मुझे कोई भी फोन करके नहीं पूछा कि आप कैसे हैं। 2.5 महीने शादी के हुए थे, कोई इतना पुराना भी नहीं हो गया था। मैं सबसे बड़ी लड़की का दामाद हूं उनके घर वालों के हिसाब से। किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि इंटेंशंस की बात है यहाँ पर। इंटेंशंस खराब थी। इंटेंशन क्या थी, किस लिए शादी करी गई और वो क्या चीजें पूरी नहीं हो पाई, वो आप लोगों को सब बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। न्यूज़पेपर में भी वो चीज आई, निकली। और उसके इतर हमारे परिवार के खिलाफ 1 महीने बाद एफआईआर हो जाती है, बिना बात की एफआईआर। मेरे कभी घर नहीं आई। ये इन्होंने किस तरीके से शादी करी है वो भी आप सब लोग जानते हो। क्रॉस एफआईआर आपने कभी सुना है कि क्रॉस एफआईआर क्यों हो जाए? किसी के परिवार के खिलाफ क्रॉस एफआईआर हो जाए? वो एक घिसी पिटी एप्लीकेशन जो 31 मई को 2024 में 31 मई इसी साल की 31 मई को जो घिसी पिटी झूठी एप्लीकेशन, जिसमें कि मुझे रेप का दोषी बनाया जा रहा था, उसके चलते शादी करी 1 जून को आर्य समाज मंदिर में। और उसके बाद वही एप्लीकेशन का पहला पन्ना सेम रखा गया है। मैं आपको अब दिखाऊंगा, अभी मेरे पास है उसका पहला पन्ना सेम रखा गया है। ये जो है, अभी मैं शेयर भी कर दूंगा साथियों। इसका पहला पन्ना सेम रखा गया और उसके बाद में जो पीछे की कहानी थी वो बदल दी गई बिल्कुल। इसमें मैं बलात्कारी हूं, मेरे भाई बलात्कारी हैं, मेरे पापा बलात्कारी हैं, फिर तुम इतने शादी क्यों कर रहे हो बलात्कारियों के परिवार में? तो मैं उसी समय डिसीजन लेना चाहिए था भाई
कि हम क्यों शादी कर रहे हैं ऐसे परिवार में। उसके बाद फिर दहेज का भी एंगल आ गया, क्योंकि मैंने अपने जानलेवा हमले पे एफआईआर करा दी, इसलिए दहेज का केस लगा दिया। उल्टे बहुत सारे आरोप उसमें झूठे। जो बच्चे रोज मेरे घर पे आते थे, पेट्रोल पंप में जाता था, उनको काम सिखा रहा था, क्योंकि मेरा एग्जाम आ रहा था, इसलिए पेट्रोल पंप उनके हवाले छोड़ रहा था मैं। तो वो रोज रात को हम लोग जब लौटते तो वहां पर फ्लैट में जाते, वो रोज भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते, पैर छूते, दोनों तीनों। उन लड़कों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, मेरे कहने पे, मेरे फोन करने पर उन लड़कों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। मैंने उनको बुलाया, उससे पहले वहां पर 112 नंबर वाली गाड़ी खड़ी हुई थी, उनके सामने उनकी एंट्री हुई और वो लोग मुझे हॉस्पिटल छोड़ने गए। इस चिड़ में उनके ऊपर छेड़खानी और इस तरीके के उल्टे सीधे गंभीर मुकदमे मतलब प्रार्थना पत्र दिया गया और वो एफआईआर में भी आ गया। जब एफआईआर होने वाली थी उसी दिन सुबह से सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यहाँ पे ईगो की लड़ाई चल रही है कि न्याय की लड़ाई चल रही है? ईगो की लड़ाई है ये, दबाव बनाने के लिए एफआईआर कि मैं अपनी केस वापस ले लूं, साथ में रहूं। क्यों साथ, कैसे साथ में रह लूंगा? मुझे डर लगता है, मैं हॉन्ट हो गया हूं, मेंटली टॉर्चर हो गया पूरी तरीके से। मैं मेरे कुछ भी मैं करने बैठता हूं, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। मेरे को हर समय वही इमेजेस आती है दिमाग में कि मेरे को बोतल मार रहा है, कोई यहां पे कर रहा है और मेरे चोट के शरीर के घाव जो है आप लोग भूल गए, मैं नहीं भूला, मैं अभी दिखाता हूं आपको।